नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह एक बाइक चलाने वाले लड़के की है। एक ऐसा लड़का जिसे बाइक चलाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। इस लड़के का नाम नवीन है। तो चलिए अब ये कहानी नवीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम नवीन है और मैं झारखंड का रहने वाला हूं। झारखंड के जमशेदपुर से कुछ ही घंटे की दूरी पर मौजूद एक छोटे से गांव में मैं रहता हूं। बचपन से ही मुझे बाइक चलाने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उस वक्त मेरे पास सिर्फ साइकिल हुआ करती थी। मैं शुरू से ही अपने पापा से बाइक दिलाने की जिद कर रहा था। तभी मेरे पापा ने कहा, तुम एक बार बाहर भी क्लास पास कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। अब जैसे ही मैंने 10वीं क्लास पास की तो पापा ने मुझे बाइक दिला दी। उस वक्त हमारे गांव में गिने चुने कुछ ही लोगों के पास बाइक हुआ करती थी। बाकी ज्यादातर गांव के लोगों के पास साइकिल ही थी और वे अपनी साइकिल से ही शहर आने जाने का काम किया करते थे। अब जैसा कि आप जानते हैं, साइकिल की स्पीड बाइक की तुलना में बहुत धीमी होती है। इसी वजह से उन लोगों को शहर जाकर आने में पूरा एक दिन लग जाता था। लेकिन जब हमारे घर पर बाइक आई तो सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जब भी कोई काम होता था हम कुछ ही घंटों में शहर जाकर वापस आ जाते थे। धीरे धीरे मेरा बाइक चलाने का ये शौक और भी ज्यादा बढ़ गया। अब मैं कहीं भी जाता था तो बाइक से ही जाता था। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही बाइक चलाने का शौक मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये मुसीबत कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि बहुत ही डरावनी और भयंकर थी। ऐसी मुसीबत जिसका शायद ही किसी ने सामना किया होगा। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब हमारे गांव में मेरे चाचा के बेटे का जन्म हुआ था। मेरी चाची अस्पताल में थी और चाचा उन्हें लेकर शहर के एक अस्पताल में गए थे। जब गांव में उनके लड़का होने की खबर फैली तो सभी लोग बहुत खुश हो गए। तभी मेरे पापा ने मुझसे कहा, अगल बगल के सभी लोग उनसे मिलने शहर के अस्पताल जा रहे हैं। इस वक्त हमारे खेत में धान की कटाई चल रही है, तो तुम्हारी मां और मैं तो वहां जा नहीं सकते। इसीलिए हमारे घर की तरफ से भी तुम उनसे जाकर मिलाओ। अगर तुम जाकर उनसे मिलोगे तो उनके मन में अच्छा लगेगा कि उनके घर से भी कोई आया है। पापा की ये बात सुनकर मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि इसी बहाने मुझे फिर से एक लंबी दूरी तक बाइक चलाने का मौका मिलने वाला था और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद मैं उस दिन सुबह के समय ही घर से नहा धोकर शहर के अस्पताल जाने के लिए अपनी बाइक लेकर अपने गांव से निकल गया था। मेरे गांव से शहर के उस अस्पताल की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास थी और उस दूरी को तय करने में मुझे 2 से ढाई घंटे का समय लगने वाला था। सुबह के समय जाते वक्त तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं बड़े ही आराम से अस्पताल पहुंच गया और वहां 3-4 घंटे रुकने के बाद वापस अपने गांव के लिए निकल पड़ा। अभी मैं अस्पताल से कुछ दूर ही आया था कि अचानक मेरी नजर ऊपर आसमान की तरफ चली गई। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे दूर से एक बहुत तेज तूफान आता हुआ दिखाई दिया। उस तूफान के साथ काफी ज्यादा मिट्टी भी उड़ती हुई आ रही थी। दूर से देखने में वह तूफान बहुत ही गंदला और धूल भरा नजर आ रहा था। उसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि यह तूफान अपने साथ मिट्टी अब वंडर भी ला रहा है। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि शायद इस तूफान के यहाँ तक पहुंचने से पहले ही मैं इस दूरी को पार कर लूंगा। मगर थोड़ी ही देर में मेरी सोच गलत साबित हो गई। वह तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा था। हमारे गांव की आम भाषा में इस तूफान को आंधी कहा जाता है। उस वक्त आंधी इतनी तेज थी कि मिट्टी बहुत ज्यादा उड़कर आ रही थी, जो बाइक चलाते समय आंखों में गिर रही थी। इसके अलावा हवा के झोंके इतने तेज थे कि बाइक खुद ब खुद सड़क के दूसरी तरफ जा रही थी, जिससे मुझे उसे चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जैसे ही हवा का एक तेज झोंका आता, बाइक अचानक से सड़क के दूसरी ओर चली जाती। सबसे ज्यादा डर मुझे इस बात का लग रहा था कि कहीं गलत साइड में जाने की वजह से कोई दूसरी गाड़ी मुझे टक्कर न मार दे। इसी डर की वजह से मैंने बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा कम कर दी और धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक आंधी और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। अब इसके साथ साथ बारिश की हल्की बूंदें भी गिरने लगती हैं और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। शहर से गांव की तरफ जाने वाला रास्ता काफी सुनसान था। उस रास्ते पर न तो कोई इंसानी बस्ती थी और न ही कहीं रुकने की कोई जगह। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। जब बारिश की बूंदें गिरने लगी
तब मैं एक ऐसी जगह पर था जहां खुद को बारिश से बचाने के लिए कहीं रुक भी नहीं सकता था। वहां कोई छत या शेड नहीं था जहां खड़े होकर मैं भीगने से बच सकता। अब आंधी के साथ साथ बारिश भी तेज हो गई थी और मैं पूरी तरह भीग चुका था। चलते हुए बारिश की बूंदें मेरे बदन पर ऐसे लग रही थीं जैसे छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हों। अब तक चारों तरफ इतना अंधेरा हो गया था कि सामने का रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। ऊपर से अब आसमान में बिजली भी कड़कने लगी थी। गांव और शहर के बीच वाली सड़क के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसकी टहनियां इतनी ज्यादा फैली हुई थीं कि उन्होंने पूरी सड़क को ढक रखा था। कई बार ऐसा होता कि कोई ट्रक या ट्रैक्टर जो जरूरत से ज्यादा सामान लाद कर आ रहे होते, वे उन टहनियों में फंस जाते थे। अब जब मैं बारिश के बीच अपनी बाइक चलाते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरी तो जान ही सूख गई। बारिश में भीगने की वजह से पहले से ही ठंड लग रही थी, लेकिन उस नजारे को देखकर मैं पूरी तरह कांपने लगा। जैसे ही मेरी बाइक उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची, मेरी नजर उसकी टहनी पर पड़ी। मैंने देखा कि सड़क के ठीक बीचों बीच ऊपर की तरफ एक औरत का कटा हुआ सिर लटक रहा था। वह सिर उसके लंबे बालों से टहनी से बंधा हुआ था। सिर्फ सिर था, बाकी शरीर कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस सिर की आंखें अब भी बिल्कुल खुली हुई थीं। वे बाहर की ओर निकली हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को घूर रही हो। यह देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। एक पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि मैं जो देख रहा हूं वह हकीकत है या मेरा वहम। मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मुझे बाइक रोककर यह देखना चाहिए कि यह किस औरत का सिर है, लेकिन वहां के माहौल ने मुझे इतना डरा दिया था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस डरावने नजारे को देखते ही मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और वहां से तेजी से निकलने लगा। अभी मैं बाइक चलाकर वहां से निकला ही था कि तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास होता है कि काफी ज्यादा एक्सीलेटर देने के बावजूद भी मेरी बाइक तेज गति से नहीं चल रही है। जब मैंने अपनी नजरों को चलती हुई बाइक से नीचे टायरों की तरफ घुमाया तो देखा कि मेरी बाइक का पिछला पहिया पंचर हो चुका है। यह देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि उस वक्त तक मैं उस बरगद के पेड़ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ही आया था। इतनी सी दूरी तय करते ही मेरी बाइक का टायर पंचर हो जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वैसे ही उस नजारे को देखकर मैं पहले से ही घबराया हुआ था। उस वक्त मुझे किसी भी हाल में जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचना था, लेकिन ऐसे में बाइक का पंचर हो जाना मुझे और भी ज्यादा भयभीत कर रहा था। तभी मुझे ना चाहते हुए भी बाइक को वहीं पर रोकना पड़ा। जब मैं बाइक से उतरकर टायर को देखता हूं तो तब तक टायर की पूरी हवा निकल चुकी थी। अब इस स्थिति में मैं बाइक को चला नहीं सकता था। बारिश में भीगते हुए और तेज आंधी के बीच मैं पैदल ही अपनी बाइक को तेज कदमों के साथ गांव की तरफ धकेलने लगा। उस वक्त मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि इस आंधी और बारिश में शायद ही मुझे कोई पंचर की दुकान मिले, और अगर रास्ते में कहीं कोई दुकान होगी भी तो वह भी इस तूफान को देखकर बंद हो चुकी होगी। अब मेरे चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। ऊपर से लगातार ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिनकी वजह से मैं पूरी तरह से भीग चुका था। तेज हवा के झोंके उन बारिश की बूंदों को और भी ज्यादा ठंडा कर रहे थे। उस वक्त उस सड़क पर मुझे कोई भी गाड़ी या बाइक वाला नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं मदद मांग सकूं। और ऊपर से जो कुछ भी मैंने उस बरगद के पेड़ पर देखा था, उसके बाद मेरा डर और भी बढ़ चुका था। अभी मैं अपनी बाइक को पैदल ही घसीटते हुए सड़क पर चल रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब भी मैं अचानक से रुककर पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। जैसे ही मैं फिर से आगे बढ़ता, मुझे फिर से वही एहसास होता कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर गया था और मेरे कदमों के साथ साथ मुझे किसी और के कदमों की छपाक छपाक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी मेरे साथ साथ चल रहा हो। बार बार पीछे देखने के बावजूद वहां कोई नहीं था। अब मेरा डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। तभी चलते चलते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं बाइक के शीशे को पीछे की तरफ सेट कर दूं तो जो भी मेरे पीछे चल रहा होगा वह मुझे शीशे में दिखाई देगा। मैंने तुरंत चलते चलते ही बाइक के शीशे को ठीक पीछे सेट कर दिया, और फिर जैसे ही मुझे फिर से वही एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे है, मैंने अपनी नजरों को तिरछा करके शीशे में देखा। और फिर जो मैंने देखा
मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उस शीशे में मुझे साफ साफ एक औरत चलती हुई दिख रही थी, लेकिन बारिश की वजह से शीशे पर पानी था और सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता वहां कोई नहीं होता, पर शीशे में वो औरत। अब तक भी मुझे उसकी शक्ल साफ साफ नहीं दिख रही थी। मैंने चलते चलते ही बाइक को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से शीशे को साफ किया, और जैसे ही शीशा साफ हुआ, जो कुछ मैंने उसमें देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले जिस औरत की कटी हुई गर्दन को मैंने उस बरगद के पेड़ से लटकते हुए देखा था, वही चेहरा अब मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मुझे अब समझ आ चुका था, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं कि उस बरगद के पेड़ पर कई बुरी आत्माओं का बसेरा है। लेकिन गांव वालों की उन बातों को मैं हमेशा बकवास और झूठ मानता था। मुझे लगता था कि ये सब उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि आज से पहले भी मैं कई बार उस रास्ते से गुजरा था, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था जिससे मुझे इन बातों में कुछ भी सच्चाई लगे। लेकिन आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, उसके बाद मुझे गांव वालों की वही बातें याद आ रही थी। तभी आगे चलते चलते मैंने अचानक हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा, और जब मैंने पीछे देखा तो हमेशा की तरह इस बार भी वहां कोई नहीं था। अब आगे चलते हुए मुझे ऐसा लगने लगा कि जो भी मेरे पीछे चल रही है वो अब मुझ पर झपट्टा मारकर मुझे पकड़ लेगी और मुझे यहीं पर मार डालेगी। बार बार यही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा था। तभी उस सुनसान रास्ते पर चलते हुए मुझे दूर एक मिट्टी का कच्चा घर दिखाई दिया। उस घर के बाहर एक चमकती हुई रोशनी नजर आ रही थी। वो घर मुझे सड़क के किनारे ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी वह मुझसे काफी दूर था। लेकिन उस घर के बाहर जलती हुई रोशनी को देखकर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया कि वहां पर कोई ना कोई तो जरूर है। अब अपनी जान बचाने की उम्मीद में मैंने अपने कदमों की रफ्तार और भी तेज कर दी। मुझे लगने लगा कि अगर मैं किसी तरह उस घर तक पहुंच गया तो ये जो भी औरत मेरे पीछे पड़ी है, इससे मैं अपनी जान बचा लूंगा। अब मैं थोड़ी ही देर में उस घर के काफी करीब पहुंच गया और अब मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा कि उस कच्चे घर के बाहर एक जलती हुई लालटेन लटकी हुई थी। तो ये वही लालटेन की रोशनी थी जो मुझे दूर से चमकती हुई दिखाई दे रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो देखा कि उस घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। अब मैं जल्दी जल्दी उस घर की तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैं उस घर की तरफ बढ़ रहा था, मुझे फिर से वही एहसास हुआ। मेरे पीछे कोई औरत चल रही थी, लेकिन इस बार मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई जिंदा औरत नहीं थी, बल्कि ये वही थी, वही जिसका कटा हुआ सिर मैंने उस बरगद के पेड़ पर लटकते हुए देखा था। रहने वाली कोई चुड़ैल या डायन है जो आज मेरा पीछा कर रही है। इसके बाद जैसे ही मैं घर आता हूं तो अपनी बाइक को सड़क के नीचे उतारकर उस घर के सामने खड़ा कर देता हूं और बाहर जाकर आवाज लगाता हूं। मेरे आवाज लगाने के थोड़ी ही देर बाद उस घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आता है और मुझसे कहता है, बोलिए भाई साहब, क्या बात है? मैं उससे कहता हूं, मैं काफी दूर से इस बारिश में भीगते हुए आ रहा हूं और मेरी बाइक भी पंक्चर हो गई है। क्या थोड़ी देर के लिए, जब तक ये बारिश ना रुक जाए, मैं आपके घर पर रुक सकता हूं? मेरी बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी कहता है, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप आराम से यहां पर बैठिए। जब बारिश खत्म हो जाए उसके बाद अगर आप यहां से जा पाओ तो देख लेना। उस बूढ़े आदमी की यह बात मुझे एक पल के लिए अजीब लगी। मैंने सोचा, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि यहां से जा पाओ तो देख लेना? पर उस वक्त मुझे बारिश से बचना था और वहां रुकने की असली वजह थी वो डायन जो मेरे पीछे पड़ी थी। मुझे बार बार उसका एहसास हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद इस बूढ़े आदमी के पास रुककर मैं थोड़ी सुरक्षा महसूस करूंगा, लेकिन आगे मेरे साथ जो होने वाला था उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। बूढ़े आदमी ने मुझे वहीं बैठने के लिए बांस की लकड़ी से बनी हुई एक मुढ़ी ला दी। मैं उस पर बैठ गया और वह बूढ़ा आदमी भी मेरे सामने बैठ गया। उसने कंबल ओढ़ रखा था। उसे देखकर मैंने सोचा, शायद बारिश की वजह से सर्दी ज्यादा हो गई है, इसलिए इसने कंबल ओढ़ा हुआ है। हम दोनों उस कच्चे घर के बाहर ही बैठे थे। तभी वह बूढ़ा मुझसे कहता है, आप तो बारिश में काफी भीग चुके हैं और आपको ठंड भी लग रही है,
मैं आपके लिए चाय बनवा देता हूं। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उसके बार बार कहने पर मैंने हाँ कह दी। फिर वह घर के अंदर किसी को आवाज लगाकर चाय बनाने को कहता है। मैंने पूछा, आपके अलावा घर के अंदर और कौन है? वह बोला, हाँ, मेरी घरवाली है। उस बूढ़े ने चाय के लिए आवाज लगाई ही थी कि तभी अंदर से एक औरत चाय लेकर आ गई। उसे जल्दी चाय लाते देख मैंने सोचा, इसने इतनी जल्दी चाय कैसे बना ली? लेकिन उस वक्त मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे चाय ले ली और पीने लगा। पर जब वह औरत चाय लेकर आई थी, तब से उसने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था। जब मैं चाय पी रहा था तो मैंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी अपनी चाय नहीं पी रहा। उसने अब तक एक भी घूंट नहीं लिया था। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप चाय क्यों नहीं पी रहे? वह बोला, मेरी शुरू से ही आदत है, मैं चाय ठंडी होने के बाद ही पीता हूं। गर्म चाय पीने से मेरे दांतों में दर्द होने लगता है। यह सुनकर मैंने सोचा, शायद बुढ़ापे की वजह से ऐसा होता होगा। फिर मैं चाय पीने लगा। जैसे ही मैंने अपनी चाय खत्म कर गिलास नीचे रखा, अचानक उस औरत ने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। मेरा दिल दोगुनी रफ्तार से धड़कने लगा। इतनी ठंड में भी मेरे माथे से पसीना टपकने लगा, क्योंकि वह वही औरत थी जो थोड़ी देर पहले मुझे मेरी बाइक के शीशे में दिखाई दी थी, जिसकी कटी हुई मुंडी बरगद के पेड़ से लटकी हुई थी। अब वह मेरी तरफ देखकर एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। उसे देखते ही मैं समझ गया कि आज इस चुड़ैल ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। अभी मैं उसे देखकर डरा हुआ ही था कि तभी अचानक से वह बूढ़ा आदमी भी अपने ऊपर ओढ़ी हुई कंबल को हटाता है, और जैसे ही वह कंबल हटाता है तो मुझे दिखाई देता है कि उस बूढ़े आदमी के कान ही नहीं हैं और उसकी जीभ उसके मुंह से काफी ज्यादा बाहर लटकी हुई है, जैसे किसी कुत्ते की जीभ बाहर लटकी होती है। ठीक वैसे ही अब यह सब देखकर मुझे समझ आ गया था कि आज मेरी मौत पक्की है। अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। अब वह चुड़ैल और बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से हंसने लगते हैं, और उनकी हंसी धीरे धीरे बहुत तेज होती जा रही थी। जितनी तेज उनकी हंसी हो रही थी, उतनी ही तेजी से उनका रूप भी बदलता जा रहा था। उस बूढ़े आदमी का रूप किसी नर पिशाच की तरह हो गया था, और वह औरत भी अब पूरी तरह चुड़ैल की तरह दिखाई दे रही थी। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे थे, और मैं चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद डर के मारे यहीं पर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, और यही मेरी मौत की आखिरी जगह होगी। अब भगवान को याद करने लगा था, हे भगवान, यदि जीवन में मुझसे कोई गलती, कोई पाप हुआ हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर देना। अभी मैं अपने मन ही मन ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक आसमान में जोर की बिजली गरजती है, और आसमान से एक रोशनी सी चमकती है। जहां मैं बैठा था उसके ठीक बगल में वह रोशनी गिरती है। धड़ाम! उस रोशनी के गिरते ही इतनी भयंकर आवाज होती है कि एक पल के लिए मेरी रूह कांप उठती है। मुझे एहसास हो जाता है कि यहां पर आसमानी बिजली गिर गई है। उस बिजली के गिरते ही मुझे एक जोर का झटका लगता है, और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूं। कुछ घंटों बाद मुझे होश आता है। जब मैंने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बारिश और आंधी दोनों रुक चुकी थी। जो चारों तरफ अंधेरा था वह भी अब छंट चुका था। जब मैंने ऊपर देखा तो अब तक शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। पर जब मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो मैं सड़क के बगल में एक खुले मैदान में पड़ा था। अब वहां पर वह कच्चा घर नहीं था, बल्कि चारों तरफ सिर्फ खुला मैदान ही दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मैंने सामने देखा तो मुझे वहां 2 राख के ढेर दिखाई दिए, और वे राख के ढेर ठीक उसी जगह पर थे जहां पर वह चुड़ैल और वह नर पिशाच मेरे सामने बैठे थे। यह देखकर मेरी रूह कांप गई। अब मैं फटाक से उठा और सड़क की तरफ दौड़ लगाई, पर जैसे ही मैं सड़क की तरफ भागा, मुझे वहां पर मेरी बाइक जमीन पर गिरी हुई मिली। अब मैंने बाइक को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने बाइक को उठाया, मुझे दिखाई दिया कि मेरी बाइक का टायर अब पंक्चर नहीं था।
बल्कि वह बिल्कुल ठीक ठाक था और उसमें हवा भी भरी हुई थी। ये देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया। अगर मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया था तो फिर ये अपने आप ही ठीक कैसे हो गया? पर उस वक्त मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मैंने ये सब सोचने में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि मैंने सबसे जरूरी यह समझा कि अब किसी भी तरह यहां से भागकर अपने गांव, अपने घर पहुंचना है। उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। गांव पहुंचने के बाद जब मैं अपने गांव पहुंचा तो तब तक पूरी तरह शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने अपने घर वालों को अपने साथ हुई सारी घटना बताई। मेरा किस्सा सुनते ही मेरे घर वाले घबरा गए। उसी वक्त कुछ पड़ोसी भी हमारे घर आ गए थे। उन्होंने भी ये बात सुनी और अगले दिन सुबह तक ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब गांव के कई बुजुर्ग लोग हमारे घर पर मेरे पापा से मिलने आए। उन्होंने बताया कि उस बरगद के पेड़ पर कई बुरी आत्माओं का बसेरा है, क्योंकि वहां पर कई बार कई एक्सीडेंट हुए हैं जहां कई लोगों की मौत हो चुकी है और उन्हीं की आत्माएं अब वहां भटकती है। बुजुर्गों ने यह भी बताया कि जब से वे जवान थे तब से उस बरगद के पेड़ के पास कई लोगों के साथ डरावनी घटनाएं होती रही हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी कि आज के बाद मैं अकेले कभी भी घर से बाहर ना जाऊं। दोस्तों, आपको क्या लगता है उस दिन मेरी जान किसने बचाई होगी? मुझे तो उस वक्त बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां से जिंदा बचकर आऊंगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल मैं चलता हूं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।